और नाज़रीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना जनाब असद उमर साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। असद साहब, हुकूमत अभी मुसलसल ये बात कह रही है और वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली कहा है कि मौजूदा इस वक्त जो निज़ाम है वो एक हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन इसकी शुरुआत आपके दौर में हुई थी। तो आपका दौर हाइब्रिड था? देखिए, हाइब्रिड का मतलब ये है कि क्या फौज का जो आईनी रोल है उससे बढ़कर फौज ने कोई किरदार अदा किया? बिल्कुल किया। वो तो खान साहब खुद कह चुके हैं ना कि हम तो बजट पास कराना होता तो हम हेल्प लेते थे। तो जाहिर है फौज का आइन के अंदर तो रोल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में साथ ये भी सब मानते हैं कि बिल्कुल फौज का किरदार उस वक्त भी था। लेकिन ये जो अभी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल कोई भी नहीं थी। इससे जमीन और आसमान का फर्क। अच्छा, जबकि वो कहते हैं कि आपका डिफरेंट था दौर और अभी जो है वो शायद ऑल इन पावर है। वो सही कह रहे हैं कि लेकिन ये तासुर ये देते हैं कि ऑल इन पावर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ऑल इन पावर। ये शहबाज शरीफ के सामने ना बोल दें, उन्होंने शहबाज शरीफ ने बोलना खुदा का खौफ कर बंदे की कर रहे हैं। तो पावर शेयरिंग फॉर्मूला था क्या? सारे डिसीजंस खान साहब नहीं कर रहे थे? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि वो चीज़ जो खान साहब पब्लिकली कह चुके हैं, मैंने आपको उसकी मिसाल दे दी। तो जाहिर है कि ये कोई आईएसआई का काम तो नहीं है कि बजट के अंदर आपके वोट पूरे करें और एमएनएस को फ़ोन कॉल करें और उनसे बोलें जी आपने वोट डालने के लिए आना है, जो ना पहुंच रहा हो उसके लॉजेस में जाके उसको लेके आएँ। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। मैंने बड़े से बड़े फैसले देखे। प्राइम मिनिस्टर ने बात सुनी आर्मी चीफ की, और लेट मी गिव क्रेडिट ऑल्सो टू द आर्मी चीफ। वो पूरा अपने बिल्कुल जो उनका मौक़िफ़ होता था ना वो खुल के बयान करते थे, और एंड में जो भी डिसीजन होता था उनका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता था, सर यू आर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो डिसीजंस जो हैं वो इमरान खान लेते थे, इसमें कोई शक नहीं है। राइट। असद साहब, अभी जो इस वक्त हालात हैं और आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी हम कॉस्ट अदा करेंगे मौजूदा जिस तरह से निज़ाम को चलाया जा रहा है? देखिए, ये जो है ना, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप एक इदारा जाती कमज़ोरी पैदा करते हैं और जमहूरियत जो है वो कुछ इदारों के ऊपर चलती है, कोई भी निज़ाम है वो इदारों पे चलता है ना। आपको अपना दिफा भी करना है तो उसके लिए भी इदारे होते हैं और इदारों का कोई निज़ाम होता है। ये नहीं हो सकता कि आपके जो फौजी हैं वो बड़े बहादुर हैं लेकिन फौज का निज़ाम ही कोई नहीं है, निज़ाम धर्मरम है और आप कामयाब होंगे। लेकिन अब तो एक निज़ाम होता है कि इदारा जितना मजबूत इदारा होगा उतनी बेहतर परफॉर्मेंस होती जाती है। और ये एक वजह है कि पाकिस्तान के दफाई इदारों ने अभी आपके सामने प्रूव करके उन्होंने दिखाया है कि परफॉर्म करने की एबिलिटी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, इदारे स्ट्रॉन्ग है। जमहूरियत में इदारे कौन से होते हैं? सबसे बड़ा, सबसे अहम इदारा पार्लियामान, जमहूरियत का कलीदी इदारा अदलिया, और मॉडर्न जमहूरियत का कलीदी इदारा मीडिया। मेरे ख्याल में तीनों इस वक्त जितने कमज़ोर हैं ये किसी भी मार्शल लॉ के अलावा इतने कमज़ोर नहीं हुए। तो अगर ये जमहूरियत के जो कलीदी इदारे हैं, जो सुतून हैं, अगर वो कमज़ोर हो गए ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब वो फाउंडेशन जो है, बुनियाद कमज़ोर होती है ना, तो ज़रूरी नहीं है फॉरेन बिल्डिंग गिर जाए। वो हो सकता है बिल्डिंग 2 साल के बाद गिरे, हो सकता है ना भी गिरे, तो उसका नुकसान बिल्कुल पहुंचता है। और ये एक ऐसी सूरत हाल नहीं है जो कोई भी ये कहेगा कि ये एक डिज़ायरेबल या एक काबिल सताइश सूरत हाल है। जो भी कमजोरी है सिस्टम की उसको पूरा किया जा रहा है। और असद साहब, इसकी मतलब एक मिसाल आप ये भी समझते हैं कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में वाइंड अप किए और जो वजह बताई है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जो मुल्क में इस वक्त टर्मोइल है, ये कितना बड़ा एक ट्रबलिंग साइन है हमारे मुल्क के फ्यूचर के हवाले से? देखिए, ये एक अच्छा आपने माइक्रोसॉफ्ट वाली एग्जांपल दे दी। मैं इसके ऊपर पहले बात भी कर चुका हूँ और मैं बार बार ये कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में एहसास ही नहीं है कि ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। और ये सच्ची बात है, ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, ये पिछले 20-30 साल अगर आप देखें, पहले दुनिया के जो सबसे बड़े आलमी इदारे होते थे, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, वो पेट्रोलियम हो, वो बैंकिंग हो, वो कैपिटल मार्केट्स हो, उनके मानी खेज पाकिस्तान में ऑपरेशंस होते थे। फार्मास्यूटिकल्स थी, एक एक करके ये बेचते चले गए पाकिस्तान में अपनी ऑपरेशन और बाहर जाते गए। जो मॉडर्न इस वक्त दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इनके लाइक माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई सीरियस ऑपरेशन पाकिस्तान में रहा ही नहीं। बेसिकली सेल्स ऑपरेशंस हैं इनके, और जो हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाए तो ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है। और अगेन मैं ये कहूंगा कि ये कमजोरी जो है इस वक्त शदीद आपको नजर आ रही है, लेकिन ये कमजोरी जो है हमारे निजाम की कमजोरी, ये कुछ दहाइयों से है ना।
अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल। मैं तो हर एक से ही बोलता हूँ 2008 में जनरल मुशर्रफ गए, 2008 से आप मीडिया रिपोर्ट लेते हैं, अखबार की हेडलाइंस उठाने शुरू कर दें। 2008 से 2025 चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीडीएम की गवर्नमेंट हो, या दोबारा पीएमएल की गवर्नमेंट हो, हर वक्त अखबार में सुर्खी ये लोग रही होती है, पता नहीं 4 महीने बाद होंगे, पता नहीं 6 महीने बाद होंगे। ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर, ऐसे निजाम, कमजोर निजाम के अंदर कैसे डिलीवरी नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो ये जरूर इस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने बड़ी स्टेबिलिटी अटेन कर ली, एक स्टेबलाइजेशन जो है वो आ चुकी है, ये बजट भी स्टेबलाइजेशन को ही। और आप, मुझे याद है जब आप भी वजीर खजाना थे तो आप भी उस वक्त कहते थे कि जी स्टेबलाइजेशन के हमने अटेन करना है, हमें इमरजेंसी में फौरन। सिर्फ फर्क ये था कि वो इमरजेंसी हमने इनहेरिट की थी, यानी हमें वो विरसे के अंदर मिली थी। जिस वक्त हमारी हुकूमत बनी तो उस वक्त इमरजेंसी थी। यहां पे मसला ये हुआ कि आप आसान मिसाल उसकी ये ले लें कि ऐसे करके मैंने अपने हाथ से पेन उठाया और फिर मैंने आपको उठा के दिखा, देखे अली ना मैंने पेन उठा लिया, भाई गिराया भी आप ही ने था। सो अगर आप पीछे 3 साल जाके देखेंगे तो पाकिस्तान के, मैं एक आसान सी मिसाल दे दूं, स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में छानी होती है, बैरूनी हमारे जो है दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने शुरू हो जाते हैं, रुपए पे आ जाता है, ऐसे ही होता है ना, फिर IMF के पास भागते हैं। जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उधर से लेके आज जहां पे हम खड़े में ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर 0 इजाफा है। पहले गिरे इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अब जितने गिरे थे वो, जैसे मैंने कहा ना, जो पेन गिरा था वो पेन हाथ में ले लिया। सो ये हुकूमत करना क्या चाह रही है? मतलब एक तरफ सैलरीड क्लास है, आपको पता है बजट का जैसी अनाउंसमेंट के बाद अब जब बाकायदा तौर पे अप्लाई हो गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गैस प्राइसेस 50% रेज हो गई। ऑन दी अदर हैंड इंपोर्टेड कार्स की, वो जो SUVs और जो अमीर जो तमाम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो ड्यूटी है वो 44% आपने कम कर दी। आपने जो इंपोर्टेड ये डॉग फूड है, कैट फूड है, वॉचेज है, इंपोर्टेड चीज है, फ्रूट्स है, ये सारी चीजें जो है वो उस पर ड्यूटी कम कर दी। तो ये करना क्या चाह रहे हैं इस वक्त? पहला सवाल ये है कि क्या बजट का खसारा जो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, कर्जे आसमान से ऊपर जा चुके हैं, क्या उसमें हमें कमी नजर आ रही है? तो उसका जवाब ये मिला कि बजट के हद तक खसारे में कमी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह हमने इस साल देखा कि FBR के रेवेन्यू में 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। अब अगर वो शॉर्टफॉल आगे नजर आएंगे तो एक और बात है। दूसरा सवाल यह था कि क्या इसके अंदर मुआशरती और माशी इंसाफ होता हुआ नजर आएगा? वो हमें नजर नहीं आया। जो ताकतवर, जो टैक्स नहीं देते थे, वो इस बजट के बाद भी नहीं देंगे। वो सैलरीड क्लास और सैलरीड क्लास के साथ भी वही हुआ है। सैलरीड क्लास को जो उन्होंने दी है, पहले 50% के लगभग टैक्स बढ़ा दिया गया, उसमें से आपको 5% कम कर दिया गया। सो वो इंसाफ हमें होता हुआ नजर नहीं आया। और तीसरा आखिरी सवाल यह था कि क्या मईशत की सिमत के लिए हमें कोई ठोस इकदाम नजर आएंगे जिससे हमें नजर आए कि जिस दलदल में, माशी दलदल में हम फंसे हुए, इधर से निकलने का वाज़ेह रास्ता है, वो हमें नजर नहीं। असद साहब, 2 सवाल मैं मजीद आपसे करना चाहूंगी। एक तो पॉलिटिकल फ्रंट पे, जहां पर 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान है, उन्होंने खत लिखा है जेल से, और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जो कि एस्टैब्लिशमेंट से भी करें और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी करना चाहिए। आप चूंकि हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं पॉलिटिकल डायलॉग को और इस नजरिए को, इस मौकिफ को, आप समझते हैं होना चाहिए ये? और जाहिर है, लेकिन इस दौरान जो है वो हुकूमत के भी इनिशिएटिव्स हमने देखे इस साल के, चाहे वो आगाज में एक कमेटी बनाई गई, मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके साथ साथ ही साहिबजादा हामिद रजा साहब के घर रेड हो रहा था, अरेस्ट की अटेम्प्ट्स हो रही थी, इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो चोक कर दिया गया था। सो ये अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है। एक तरफ पंजाब असेंबली में 26 अरकान को डीसीट करने के लिए स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन रेफरेंस लेकर पहुंच जाते हैं। सो आपको लगता है इस तरह से साइमल्टेनियसली एक ये फिजा बन सकती है माहौल मुज़ाकरात की? देखिए, पहली बात तो जो आपने पूछा कि क्या आपके ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है मैं ढोल पीट रहा हूँ 3 साल से इसी बात का, और मेरा शायद वाहिद जो बड़ा नुक्ता एतराज़ है तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पे, वो ये कि हम सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो लाहौर के असीरान हैं जिन्होंने 2-2 साल जेल में लगाए हुए हैं, उनकी बात में बहुत वजन है। मैं 100% उम्मीद रखता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है अमल करेगी इस मशवरे के ऊपर जो उनकी तरफ से आया है, कि मुक्तदरा से भी और सियासी जमातों से भी, दोनों से। साहब मूड में होंगे इनसे? मेरे ख्याल में खान साहब को बड़े खुले दिल से उनकी बात सुननी चाहिए, और जितना खान साहब जाहिर है लीडर खान साहब हैं, लेकिन इन लोगों ने भी एक हक रखते हैं, जो उन्होंने कुर्बानी अदा की है वो भी हक रखते हैं कि उनकी बात भी सुनी जाए, और वो भी सियासी तजुर्बा रखते हैं। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है, देखिए जिम्मेदारी हमेशा हुकूमतों पे होती है। मैं जब पार्लियामेंट में पहली दफा गया ना, तो हमें उस वक्त बताया गया था कि भाई
पार्लियामेंट में माहौल अच्छा रखना जो है ना हुकूमत का काम है, ऑपोजिशन का काम है रौला डालना। सो इसी तरीके से सियासी जो बहरान है उसको ख़त्म करने के लिए माहौल बेहतर करना और सियासी हल से रास्ता निकालना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी वजह जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट कैमरे पे आके आपके सामने आके मीटिंग्स नहीं करेगी पब्लिकली। सो एक बफर बीच में अगर क्रिएट हो जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बड़े फैसले जो है हमें पता है, ख्वाजा आसिफ को शायद नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि बड़े फैसले जो हैं वो नहीं कर सकेगी ये हुकूमत, उनको एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। लेकिन मेरे ख्याल में आसानी पैदा होगी अगर इनके साथ बात राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली इमरान खान साहब कह रहे हैं 10 मुहर्रम के बाद जो है वो तहरीक चलाई जाए, मुल्कीर तहरीक हो। दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। बाय द वे भाई इमरान खान जेल में है ना, बुशरा बीबी जेल में, शाह महमूद कुरैशी हजारों मुकदमे भुगत रहे हैं, हम दहशतगर्दी अदालतों के धक्के खा रहे हैं, तो ये खत्म तो नहीं करेगी ना हुकूमत अगर मुज़ाकरात होंगे। तो जिस तरीके से हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, इसलिए अगर तहरीक इंसाफ साथ साथ एक तहरीक चलाना चाहती है तो बिल्कुल चलाए। अच्छा, और असद साहब ये भी जरूर बताइए कि एक आपकी वो गुज़िश्ता रात के सियासी डिनर की एक शक्ल दी जा रही है उसको, एक सियासी डिनर था, क्या वाकई सियासी डिनर था मिफ्ता साहब के घर? जब मिफ्ता साहब को सबसे पहले तो जो खाना है ना उसकी क्वालिटी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। सो जी, वो लोग बैठे थे, सियासत के तजुर्बा रखने वाले लोग थे, जाहिर है सियासत के ऊपर डिस्कस हुई, मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल ये बातचीत हुई थी। राइट। और आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए, आपके भाई जुबैर साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी रिपोर्टेडली अप्रूवल भी उनकी इंक्लूजन की दे दी है, आपका क्या मशवरा, कोई मशवरा दिया आपने जुबैर साहब को? जुबैर भाई नहीं, देखिए जुबैर भाई जो हैं जब उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर वो मुस्लिम लीग नून के अंदर गए, उसके बाद से वो और मैं सियासत पे बात करते ही नहीं है, ठीक है ना। सो जो भी जुबैर भाई करना चाहेंगे वो आज़ाद हैं, जो भी फैसला करना चाहें। और आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशनल बहरहाल एक मोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चैलेंजेस भी बड़े इस वक्त फेस कर रही है? मैं इस पे कुछ ना बोलूं, ये इस पे दोहरा मेयार है कि कौन उस कॉन्फ्रंटेशन से नुकसान उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा, वो बड़ा वाजे है। हर एक जो तहरीक इंसाफ में आया नया, उसने कोई वाजे नुकसान उठाया नहीं है अभी तक, तो हम ये देखते रहे पिछले 2 साल के अंदर। सो जो कुछ साबका लीडरशिप फेस कर चुकी है, मौजूदा लीडरशिप यानी कि उसने मौजूदा लीडरशिप नहीं, जो नए लोग आए हैं, में तो बहुत ऐसे भी फेसेस हैं ना, बड़े बड़े सीनियर पोजीशंस पे, मैंने तो उनको कोई खास मुश्किलात नहीं देखी उनको, तो हो सकता है जुबैर भी को भी ना कोई ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़े। राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।